को मजा चखा दो। एल्फ उसकी बात मान जाता है एंड उस आर्टिफैक्ट को ले लेता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एल वेल्टन को एंड वो भी यहाँ पर आ चुका होता है एंड साइमन उसका स्वागत कर रहा होता है। वो दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं एंड एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। देन वो लोग बात करने के अंदर चले जाते हैं। वेल्टन पूछता है कि लंच कैसा गया। साइमन कहता है जैसे हमेशा जाता है। बाय द वे मैंने तुम्हारे लड़के से बात की थी। वेल्टन पूछता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें मेरा लड़का कैसा लगा। साइमन बताता है कि तुम्हारा लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इतना ज्यादा टैलेंटेड कि कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता। जिसको देखकर वेल्टन खुश हो जाता है। साइमन कहता है मैं अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से मिल चुका हूँ वो उन सब में से सबसे ज्यादा गिफ्टेड है। नहीं मैंने गलत कहा, वो पूरे मैनकाइंड के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गिफ्टेड है। वेल्टन कहता है मार्कस ने भी यही कहा था। साइमन पूछता है क्या मार्कस भी जिमी से मिल चुका है। वेल्टन बताता है हाँ, मैंने उसको अपने घर में बुलाया था ताकि वो जिमी को पढ़ा पाए एंड उसका टीचर बन पाए, बट मार्कस ने मेरी ये बात नहीं मानी। उसने जिमी के टीचर बनने से इनकार कर दिया। साइमन कहता है ऐसा तो होना ही था क्योंकि तुम्हारा लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो खुद ही अपना रास्ता चुन सकता है। और तो और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि वो रैंक 9 का मेज बन सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों में होता था। साइमन कहता है मुझे तुमसे जलन होती है कि मेरे बेटे तुम्हारे बेटे जैसे गिफ्टेड क्यों नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। मैनकाइंड काफी ज्यादा वीक है। एल्फ, ड्रैगन्स, डीमंस वगैरह स्पीसीज हम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे स्वॉर्ड मास्टर की वजह से ही इंसानियत में कुछ बैलेंस बना हुआ है। लेकिन सोचो क्या होगा जब हम लोगों के पास एक रैंक 9 मेज हो। हम लोगों के सामने ड्रैगन्स तक मुंह नहीं उठा पाएंगे जो कि सबसे पावरफुल मैजिक क्रिएचर्स हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में इंसानियत का ही राज हो। और तुम्हें तो उस हिस्ट्री के बारे में मुझसे ज्यादा पता है जो कि अब जबरदस्ती भुलाई जा चुकी है। देन वेल्टन वहाँ से निकलकर जिमी के रूम में आ जाता है। वो अपने बेटे को देखकर सोच रहा होता है तो क्या सच में ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। देन वो थोड़ी देर तक अपने ही बेटे को देखने लगता है और मन में कुछ न कुछ सोचने लगता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं हॉल को जहाँ पर जिमी सोच रहा होता है कि आखिर मेरे फादर लास्ट नाइट को इतने ज्यादा डिप्रेस क्यों लग रहे थे। मैं उनके माइंड को पढ़ना चाहता हूँ लेकिन जो भी मेरे पास अभी करंट पावर है उसके साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जिमी के पास ऐश आ जाती है। जिमी कहता है मैंने तुम्हें कल अच्छे से समझा दिया था कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, बट वो उसकी बात नहीं मानती एंड अपने बहन को बुलाने लगती है। जिमी कहता है तुम्हें जो करना है करो, बस मैं यहाँ पर और नहीं रुकने वाला। ऐश कहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कम से कम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं। वैसे भी हमारी फैमिली काफी ज्यादा क्लोज है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है ऐश जरा तमीज से बात करो, आखिर तुम एल हाउस होल्ड की यंग मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। एंड हम लोग देखते हैं वो होती है ऐश की बड़ी बहन रेबेका बेलेट। तभी जैसे ही जिमी उसको देखता है वो कहीं खो जाता है एंड वो कहता है जेन। वो बताता है कि पिछले जन्म में यही उसका प्यार थी, गॉड्स ने उसकी लाइफ को मुझसे छीन लिया था और सिर्फ इसी चीज ने मुझे अंदर तक हिला दिया और मेरी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल गई और आज वही लड़की एक बच्चे के रूप में मेरे सामने खड़ी है। तभी वहाँ पे एल्फ आ जाता है एंड कहता है ओह तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया है उसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसी समय मैं तुम्हें अपने घुटनों पे लाऊंगा, अब भुगतो। एंड वो ये कहने के साथ ही आर्टिफैक्ट का यूज कर देता है जिसकी वजह से एक इमेंस फ्लेम जिमी की तरफ बढ़ने लगती है, बट जिमी इतने पावरफुल स्पेल को चुटकी बचाते ही खत्म कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें मेरे बीच में आने से मना किया था। ये सब देखकर एल्फ बुरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जो भी स्पेल जिमी पे कास्ट किया था वो नॉर्मल स्पेल नहीं था, वो था रैंक 6 का स्पेल द फीनिक्स रैथ, जिसको कि उसके फादर साइमन ने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया था। आखिरकार इसने इतने पावरफुल स्पेल को चुटकी बजाते ही खत्म कैसे कर दिया। एल्फ अभी भी सदमे में होता है लेकिन हम लोग देखते हैं जिमी को जिसको कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो वापस से अपने डियाब्लो वाली पर्सनैलिटी में जाने लगता है। वो बहुत बेरहमी के साथ कहता है अब मरो। उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेल से एल्फ की पूरी बॉडी जमने लगती है। पहले कुछ देर तक तो एल्फ समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, बट तभी उसको काफी जोर से दर्द होने लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। डियाब्लो लगातार उसी को ही घूर रहा होता है जिसका मतलब ये है वो लगातार अपने स्पेल को कास्ट कर रहा होता है। तभी कोई हाथ उसकी आंखों को बंद कर देता है और उससे कहता है बस बहुत हुआ, अब बस करो। एंड ये होता है जेमी का फादर। तभी जिमी भी उसके गोद में बेहोश हो जाता है। वेल्टन सोच रहा होता है पहले तो मुझे लगा कि ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मैं समझ गया कि ये स्पेल किसी को मारने के इंटेंशन से कास्ट किया गया है एंड अगर मैं अभी बीच में नहीं आता तो एल्फ की वहीं पर मौत हो जाती।
जिमी को देखकर साइमन सोच रहा होता है बहुत बढ़िया। हालांकि वो स्पेल इनकम्प्लीट था क्योंकि एल्फ उसको सही से कास्ट नहीं कर पाया, और अगर वो स्पेल अच्छे से कास्ट हो चुका होता तो वो पूरे के पूरे हॉल को उड़ा सकता था। बट वेल्टन के बेटे ने इस स्पेल को तो पलक झपकते ही खत्म कर दिया। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल रैंक 9 में ही कर सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई मिल गया है जो कि मेरे लिए मेरे सपनों को पूरा करेगा। तभी एल्फ की मॉम एल्फ के पास पहुंच जाती है और अपने बेटे की खराब हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो कह रही होती है उस लड़के ने हमारे प्यारे बेटे को हर्ट किया है, क्या आप कुछ भी नहीं करने वाले। तभी वहाँ पर जिमी की मॉम आ जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है चलो अब सीधी सीधी बात करते हैं, तुम्हारे ही बेटे ने मेरे बेटे के ऊपर सबसे पहले हमला किया था, और तो और बस इतना ही नहीं, उसने उसके ऊपर इतना पावरफुल स्पेल का यूज किया। सबने वो देखा, क्या आपकी आंखें बंद थी, और बात और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगती है। तभी वेल्टन उसके बीच में आ जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है बस करो अब बहुत हुआ। लेकिन जिमी की मॉम काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो लगातार एल्फ की मॉम के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तभी उन दोनों के बीच में साइमन भी आ जाता है। उसकी वाइफ ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। उसको लग रहा होता है कि वो उसका ही साइड लेगा, लेकिन होता तो बिल्कुल इसके उल्टा है। साइमन जिमी की मॉम से माफी मांगता है, जिसको कि सुनने के थोड़ी देर बाद उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ होता। देन उन लोगों के निकलने के बाद साइमन सभी लोगों से माफी मांगता है, जिसकी वजह से पूरा हॉल खाली हो जाता है। तभी एल्फ की मॉम साइमन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है एल्फ तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए क्यों नहीं खड़े हुए। साइमन कहता है चुप हो जाओ, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अंदर जाके बात करेंगे, इसलिए जल्दी से अंदर जाओ। और अंदर जाने के बाद भी उसकी वाइफ साइमन पे चिल्ला रही होती है, लेकिन साइमन उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है। वो एल्फ से पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और तो और ये मत कहना कि तुमने बस और बस ये सब मेरी अटेंशन पाने के लिए किया। लेकिन एल्फ कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। साइमन कहता है अपना मुंह खोलो, क्या तुम्हें पता भी है कि जो भी तुम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो उससे सभी लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और ये सब चीजें हमारी किंगडम के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। एल्फ काफी ज्यादा डरते हुए कहता है मैंने इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैं बस उस चूजे को मजा चखाना चाहता था। साइमन उससे पूछता है आखिर तुम्हें वो आर्टिफैक्ट किसने दिया। वही आर्टिफैक्ट जिसमें की फीनिक्स रैत थी। एल्फ अपने मुंह से अपने भाई का नाम नहीं बता पा रहा होता। वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। साइमन कहता है एल्फ तुम्हें पता है मैं कोई भी सवाल दोबारा नहीं पूछता, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट चांस है, मुझे बताओ कि वो तुम्हें किसने दिया। एल्फ डर के मारे अपने भाई का नाम ले लेता है। तभी उसके भाई को वहाँ पर बुलाया जाता है, जिसकी वजह से लेनन वहाँ पर आ जाता है। वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उसके भाई ने उसका नाम ले लिया, लेकिन वो फिर भी बहुत इनोसेंट सा चेहरा बना लेता है एंड कहता है फादर क्या आपने मुझे बुलाया था। साइमन कहता है सच सच बताओ क्या वो तुम ही थे जिसने की एल्फ को उसके हाथों में फीनिक्स रैत का आर्टिफैक्ट दिया था। लेनन कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, वो मैंने ही दिया था। साइमन पूछता है आखिर तुमने इतना खतरनाक आइटम उसको क्यों दिया। लेनन बहाना बनाते हुए कहता है क्योंकि एल्फ मेरा भाई है और मैं उसको दुखी होता हुआ नहीं देख सकता था, इसी वजह से मैंने उसकी हेल्प करने के इंटेंशन से उसको वो दिया था। साइमन कहता है नहीं 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 ये बात नहीं है, तुमने ये सब इस वजह से किया था क्योंकि तुम अपने बड़े भाई को कंट्रोल करना चाहते थे। जिसको सुनते ही लेनन चौंक जाता है। वो सोच रहा होता है आखिरकार इनको कैसे पता चला। साइमन कहता है तुम दोनों लोग हमेशा यही सोचते होगे कि मैं तुम दोनों पर ध्यान क्यों नहीं देता। मैं ऐसा इस वजह से नहीं करता क्योंकि हालांकि तुम लोग मेरे बेटे ही हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों में वो टैलेंट नहीं है जो मैं अपने बेटों से चाहता था। और अगर तुम लोगों को सच में मेरी अटेंशन चाहिए तो ये फालतू की चीजें करना बंद कर दो और कुछ ऐसा काम करो जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि तुम लोग मेरा ही खून हो। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका फल तुम ही लोगों को मिलेगा। इसी वजह से कल तुम लोग जेमी वेल्टन से माफी मांगने जाओगे, और तुम लोग तब तक उससे माफी मांगोगे जब तक वो माफ नहीं कर देता। एल्फ को जिमी के सामने जाने से डर लग रहा होता है। सो अपने भाई से कहता है लेनन क्या तुम उससे माफी मांगने जाओगे। बट लेनन कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसके फादर की बातें गूंज रही होती हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि सो रहा होता है। उसके पास उसकी मॉम खड़ी होती है एंड वो थोड़ी देर पहले के इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपने इमोशन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तभी आर्गुनस भी वहाँ पर आ जाता है एंड अपनी वाइफ को संभालता है। वो उसको दिलासा देता है एंड कहता है जो भी तुम मुझसे चाहती हो वो मैं करूंगा। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं एंड हम लोगों को पता चलता है कि जिमी जग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी काफी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, और आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि मैंने पहली बार अपना कंट्रोल खोया है, और अगर वहाँ पर फादर नहीं आते तो मैं एल्फ को मार चुका होता। देन वो आंखें बंद करके जेन के बारे में सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो भी मेरे साथ रिंकार्नेटेड हुई है, लेकिन मेरे सील हुए काफी साल बीत चुके हैं। सो मेन सवाल ये है, वो तब रिंकार्नेट क्यों नहीं हुई? वो बस और बस तभी रिंकार्नेट हुई है जब मैं रिंकार्नेट हुआ। क्या ये सब बस और बस किस्मत है या इन सभी चीजों को कोई कंट्रोल कर रहा है? बस मुझसे ये मत कहना कि इन सभी चीजों के पीछे वही 12 गॉड्स हैं। अरे यार, आखिर मैं ये सब सोच ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि अगर वो गॉड्स को मेरी रिंकार्नेशन के बारे में पता होता तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते और फिर से मुझे कैद करने के लिए यहाँ पर आ जाते। देन वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि एक कबूतर के थ्रू किसी को मैसेज भेज रहा होता है एंड उस मैसेज में जिमी के बारे में लिखा होता है और वो बंदा उस कबूतर को उड़ा देता है। तभी कुछ टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि गार्डन में टहल रहा होता है एंड वो जेन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसको कहीं से पानी की आवाज आती है जिसको सुनते ही वो चौकन्ना हो जाता है एंड जब वो उस आवाज का पीछा करता है वो देखता है वहाँ पर बैठी होती जेना। जिमी उससे बात करता है। वो सोच रहा होता है जेन इस लाइफ में भी एक वाटर एलिमेंटलिस्ट बन गई है।